विपक्ष में बैठने से फिर उन मनमानियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी जो पिछले 10 सालों में जमकर की गई हैं और जिनका खामियाजा आम जनता ने भुगता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम नेता मोदी की मनमानियों के खिलाफ जनता को आगाह करते आए हैं। मोदी की ऐसी ही एक मनमानी है दोस्तों, अग्निवीर योजना, जिस पर कांग्रेस मोदी सरकार को लगातार घेरती रही है और अब तो सीधे राष्ट्रपति मुर्मू को, द्रौपदी मुर्मू को ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत लिखकर इंसाफ की मांग की है। कांग्रेस और इंडिया के तमाम दल जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन मोदी अब भी भावनाओं की सियासत में लगे हुए हैं। दरअसल मोदी जानते हैं कि भारत के लोगों को भावनाओं में बहाना आसान होता है, इसीलिए चुनाव से ठीक पहले वो फिर से हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने में लग गए हैं। राम मंदिर के दांव से जो काम नहीं बन सका उसे अब द्वारका जाकर पूरा करने की कोशिश मोदी ने की है। आप जानते हैं कि कल मोदी समुद्र के नीचे जाकर पूजा करके आए हैं और सोशल मीडिया पर इसे दिव्य अनुभव मोदी ने बताया है। अब मोदी ने यह भी कहा है कि दशकों से ऐसा करने की तमन्ना थी। देखिए दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात है कि 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और 9 साल प्रधानमंत्री, 9 बल्कि अब 10वां साल, आखिरी वक्त, लगभग 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी ने अपनी तमन्ना को पूरा नहीं किया और 10वें साल में चुनाव के पहले ही उन्हें ऐसा करने का ख्याल आया कि समुद्र के अंदर गोताखोर की तरह जाऊं और दिव्य दर्शन करके आऊं। जाहिर सी बात है कि इस ख्याल के पीछे केवल अपनी तमन्ना को मोदी ने पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके जरिए तीसरी बार चुनाव जीतने का दांव भी खेला है। लेकिन अपनी तमन्ना को पूरा करते हुए मोदी ने उन सपनों के बारे में नहीं सोचा जो इस देश के युवाओं को उन्होंने दिखाए थे। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का जो सपना था, जो वादा था, वो भी इन सपनों में से एक था, ये कह सकते हैं। इसे बड़ी बेरहमी से उन्होंने तोड़ दिया। इसी तरह सेना में भर्ती को लेकर भी युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक चिट्ठी द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी है। चिट्ठी में खड़गे ने क्या कुछ लिखा है, बहुत एक लंबी चौड़ी चिट्ठी है, उसका एक छोटा सा पार्ट आप तक रख रहा हूं। लिख रहे हैं कि 2019 और 2022 के बीच लगभग 2 लाख युवा पुरुषों और महिलाओं को सूचित किया गया कि उन्हें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना सहित 3 सशस्त्र सेवाओं में स्वीकार किया गया है। इन लोगों ने कठिन मानसिक और शारीरिक परीक्षण और लिखित परीक्षा पास करने के लिए सभी बाधाओं के बावजूद संघर्ष किया था। 31 मई 2022 तक इन युवाओं को विश्वास था कि उन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए हैं और उन्हें केवल अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस भर्ती प्रक्रिया को खत्म करने और इसकी जगह पर अग्निपथ योजना लागू करने के फैसले से उनके सपने चकनाचूर हो गए। ये कह रहे हैं माफी चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो सपने चकनाचूर हो गए सरकार के एक फैसले से। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी पर युवाओं के सपने चकनाचूर करने का बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। आज कांग्रेस ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आइए जरा सुन लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज 3 नेता मौजूद थे और दीपेंद्र हुड्डा थे, पवन खेड़ा थे और सचिन पायलट थे। इन तीनों ने अपनी अपनी बात रखी। क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा, जरा सुन लेते हैं। 1 साल से भी ऊपर से कांग्रेस पार्टी लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाती आई है। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे तमाम नेता इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाते आए हैं और नौजवानों के साथ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय के स्तंभ हैं, उनमें से युवा न्याय बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। और उसी कड़ी में राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के खिलाफ बढ़ चढ़कर बात की। हमारा एक पूरा आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे हैं, प्रधानमंत्री से तो वो नहीं मिल पाए, लेकिन राहुल जी से वो मिले। उन्होंने अपनी व्यथा उनके सामने व्यक्त की और उनके दर्द को समझते हुए इस मुद्दे को हमने उठाने का निर्णय लिया। आगे इस प्रेस वार्ता की कड़ी में हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सचिन पायलट जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, आपको इस दिशा में हमने और क्या कदम उठाए।
और इधर अभी आप सुन रहे थे पवन खेड़ा को, और इधर राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आम आदमी के सपनों और सरकार की हकीकत को लगातार जनता के सामने रख रहे हैं। युवाओं की आवाज को राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं। आइए जरा सुनते हैं। राहुल गांधी ने आज एक कांग्रेस ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया गया है, उस वीडियो को देखते हैं क्या कुछ उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं, सुनिए जरा। मेरे पास 100-200 युवा आए, मेरे साथ बैठे और रोने लगे, मतलब आंसू निकलने लगे। मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हो? मुझे कहते राहुल जी हमने 5 साल सेना में जाने की प्रैक्टिस की, रनिंग की, वर्जिश की, हमें सेना में एक्सेप्ट कर लिया गया, हमारा जो सपना था उसको पूरा कर दिया, और फिर 3 साल बाद हमें कहते हैं तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा क्योंकि अब अग्निवीर लागू हो गया है। ना तुम इधर के ना तुम उधर के। 1,50,000 युवाओं को पहले आर्मी में लिया और फिर आर्मी से निकाल दिया, और आज 1,50,000 युवा भटक रहे हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं क्योंकि उनके हाथों से सरकार ने रोजगार छीना है। और मैंने उनसे कहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होकर उनको न्याय दिलवाएगी और उनका जो हक बनता है उनके हवाले उसको करेगी। तो युवाओं की आवाज बनकर यहां राहुल गांधी उनकी बात जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में आपने देखा। और उधर उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला जिस तरह राहुल गांधी ने उठाया, उसके बाद बीजेपी को यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा है। बिहार में आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी अब इसी मिशन में लग गए हैं। 20 तारीख से चली तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो इस बात का गवाह है कि बिहार की जनता अब राम मंदिर या हिंदू मुसलमान के मुद्दे से कहीं ज्यादा महत्व नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मसलों को दे रही है। तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं उससे पता चलता है कि वहां आरजेडी की पैठ कितनी गहरी बनी हुई है, और यही बात अब बीजेपी को डरा रही है। नीतीश कुमार को साथ लेकर भी बीजेपी आरजेडी और कांग्रेस को हरा नहीं पाई है। अब 2 मार्च को मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय का दौरा करने वाले हैं, और नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद ये दौरा जो है पहला दौरा मोदी का होगा। लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव नाम का जो तूफान बिहार में छाया हुआ है उसमें मोदी लहर का उठना नामुमकिन दिख रहा है। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। आशीर्वाद और समर्थन दिया। देखो हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, और नए बिहार बनाने के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि कोसी हो, सीमांचल हो, जहां गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में है, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करें। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हम लोग दें। आपका बेटा को 17 महीने उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, और उप मुख्यमंत्री बनते ही 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और बहाली हम लोगों ने दिया। 17 महीने में जो काम हम लोगों ने किया, अति पिछड़ा भाई के लिए आरक्षण की सीमा 24% हम लोग बढ़ा दिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाया, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने दलित भाइयों का आरक्षण बढ़ाया, आदिवासी भाइयों का हमने आरक्षण बढ़ाया। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के भाई हो, सबका सम्मान है। इसलिए आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। सुपौल जो है समाजवादियों का घर रहा है, और हम लोगों को समाजवादियों का झंडा बुलंद करना है। तो इसलिए आप सब लोग जानते चाचा जी पलट गए, लेकिन तो देख रहे हैं आप तेजस्वी बिहार में तूफान मचाए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रोजाना अलग अलग जिलों के दौरे कर समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं। और इधर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 न्याय की जो मशाल जलाई है उसकी रोशनी अब
पूरे देश में दिखाई देने लगी है। इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में बीजेपी को घेर रहे हैं और उसके सामने डटकर खड़े हैं। बीजेपी न अरविंद केजरीवाल को झुका पा रही है और न ही ममता बनर्जी को और न ही उद्धव ठाकरे या एमके स्टालिन को झुका पा रही है। मीडिया में रोजाना इंडिया गठबंधन में फूट की जो खबरें चलाई जाती हैं वो भी अब फेक न्यूज वाली कैटेगरी में आ गई हैं। अब तो जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ भी कांग्रेस की सीट शेयरिंग पक्की होने की खबर आ रही है। आज ही कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। तो 10 सालों तक आम लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी क्या इस बार अपने सपने को टूटता हुआ देखेगी? क्या अच्छे दिनों का वादा कर महंगाई, बेरोजगारी, कमजोर कानून व्यवस्था और भेदभाव का चाबुक जनता पर चलाने वाली बीजेपी इस बार वादा खिलाफी का सबक याद कर पाएगी? क्या जनता भावनाओं में बहने की जगह वास्तविक मुद्दों पर बीजेपी से जवाब मांगेगी? आइए दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं और यह जो एक नई चुनौती है मोदी के सामने, उस चुनौती को सामने लाने की कोशिश करते हैं और कैसे विपक्ष ने मोदी को घेर लिया है इसको जानने की कोशिश करते हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रेम कुमार जी। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। लंबा जो है वो सियासत का दौर चलता आ रहा है और उसमें सबसे बड़ी बात, क्योंकि 10 साल लगभग हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और इन 10 सालों में आप देखिए कि जो कुछ हुआ उसका जो लेखा जोखा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पर एक जुमला है सबका साथ सबका विकास का। उस जुमले को आगे बढ़ाते हुए कभी इस मंदिर तो कभी उस मंदिर में नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे करने के बाद भी क्या प्रधानमंत्री के सामने आज की तारीख में चुनौती नहीं है? क्या इतना आसान है तीसरा टर्म पा लेना? आइए इस सवाल से ही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास क्या कुछ आप देखते हैं और ढेर सारी चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन सब के बीच विपक्ष से ही शुरुआत करना चाहता हूं आपके जरिए। विपक्ष यहां कहां कितना मजबूत दिखाई देता है? क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार मुद्दों को यहां उठाती चली आ रही है। युवा, बेरोजगार और जो 5 न्याय है उसमें किसानों के लिए सबसे बड़ी उनकी जो मांग है वो एमएसपी, उसकी घोषणा ऑलरेडी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कर चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहली फुर्सत में हम एमएसपी लागू कर देंगे। और इसको लेकर अपनी दलील भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ चुकी है, रखी जा चुकी है। युवाओं की बात देखिए तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं और वहां वो पेपर लीक का मामला उठाते हैं और सरकार को झुकना पड़ता है। और अब आज जोर शोर से जो है वो आपने देख लिया, हमने देख लिया कि अग्निवीर का मामला उठा रहे हैं। तो मुद्दों को सामने लाकर रख रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या विपक्ष के लोग, और दूसरी तरफ मोदी जी इन सब से बचने के लिए कभी समुद्र की डुबकी लगाते हैं तो कभी किसी गुफा में धुनी रमाते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, कैसे देखा जाए? राजीव जी, मोदी जी को यह कला आती है कि कैसे ध्यान भटकाया जाए। अच्छे दिन आने वाले हैं से शुरुआत हुई थी, फिर आएगा तो मोदी ही, या एक बार फिर मोदी सरकार, और अब राम नाम, द्वारका धाम, नाथ द्वारा वो तमाम मंदिरों में जा रहे हैं, दक्षिण के तमाम मंदिरों में जा रहे हैं और उन्हें यही लगता है। लेकिन कांग्रेस का हर मुद्दा बीजेपी की सरकार, या कहना चाहिए नरेंद्र मोदी, उठाते रहे, उसे वो मानते रहे हैं। चाहे कोरोना काल में लोगों को लगने वाली सुई हो या और भी कोई मामला हो, मुझे पूरा विश्वास है, मैं मुतमईन हूं कि राहुल गांधी ने जो 2 मुद्दे उठाए हैं, बीजेपी में अब इतनी हिम्मत नहीं है, इस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अग्निवीर को आगे भी इसी तरह जारी रखे। मुझे नहीं लगता कि जारी रख पाएंगे जी। जिस तरह एमएसपी के मामले में कांग्रेस ने तर्कसंगत बातें रखी और तर्क दिए हैं कि कैसे ये काम हो सकता है, उन सब तर्कों के बाद अब बीजेपी के पास कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि किसानों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। और लोगों को पता है कि जो गेहूं
वे खरीद रहे हैं या जो आटा खरीद रहे हैं वो उन्हें 40 से 60 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन किसानों को कितना मिलता है ये लोग जानते हैं। अगर 1.5 गुना अनाज के दाम बढ़ते हैं तो भी किसानों को काफी राहत मिलेगी, लेकिन इस बारे में मोदी जी अभी निर्णय नहीं ले रहे। लेकिन राहुल गांधी के और कांग्रेस के बयानों के बाद, कांग्रेस की पहल के बाद मोदी जी बाध्य हैं ये सब करने के लिए। मोदी जी में कला है कि वो फरमाते बहुत अच्छा से। मोदी जी के अलावा और कोई ये नहीं कहता कि आएंगे तो आएगा तो मोदी ही। न राजनाथ सिंह बोलते हैं, न गडकरी बोलते, कोई भी बीजेपी का नेता भी नहीं बोलता। केवल मोदी जी और उनका मीडिया ही बोलता है कि आएगा तो मोदी ही। और अब जो बार बार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटी की गारंटी दे रहे हैं, तो ये सब जुमले अखबारों में महीनों पहले से विज्ञापनों की झड़ी लग गई। हर जगह पोस्टर लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, मोदी सरकार की गारंटी। सब सरकारी पैसे से हो रहा है, जिसमें मोदी सरकार बहुत अच्छी तरह जानती है। और अभी जब भारत मंडपम में बीजेपी का महाअधिवेशन हुआ, उसमें तो मोदी जी ने कहा कि हमारा न तय है, क्योंकि मुझे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होने वाले वैश्विक निमंत्रण मिल रहे हैं कार्यक्रमों के। तो मोदी जी लोगों को ऐसे बता रहे हैं कि मुझे न्योते मिल रहे हैं, न्योते भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहे हैं। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है, भारत सरकार तय करती है कि गणतंत्र दिवस पर हमारा मुख्य अतिथि कौन होगा, तो वो महीनों पहले तय होता है। और वो न्योता किसी व्यक्ति को नहीं भेजा जाता, राष्ट्र प्रमुख को भेजा जाता। तो नरेंद्र मोदी इस तरह लोगों को भरमा रहे हैं कि देखिए मुझे न्योते मिलने लगे, मतलब मैं तो प्रधानमंत्री बनने वाला हूं ही। फिर वे लोगों से कहते हैं कि देखिए हम इतनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। तो इन सब चीजों में वो ये बताना भूल जाते हैं कि भारत में पिछले 9 साल में भारत सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बढ़ गया है। जो 55,000 करोड़ का कर्ज था वो 1,55,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 2,05,000 करोड़, जी 2,05,000 करोड़ बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए कितना कर्ज भारतीय, मतलब जो हमारे सड़क प्राधिकरण है उसके ऊपर कितना कर्ज बढ़ गया। और अब हम देख रहे हैं कि तमाम सड़कें प्राइवेट हाथों में जाने वाली है। उसकी पूरी तैयारी हो गई कि कैसे ये सड़कें प्राइवेट हाथों में दी जाएगी। या तो अडानी अंबानी के अलावा कोई इस देश में है नहीं जो ले सके, और उन्हें ही मिलेगी। धारावी के बारे में भी फैसला हो चुका है। तो अपने लोगों को, चुने हुए उद्योगपतियों को थोकबंद फायदा देने की योजना मोदी जी को आती है, और लोगों को गफलत में डालने की कला उन्हें आती है। उन्होंने जब अग्निवीर की घोषणा की थी तो यह कहा था कि बड़ी क्रांतिकारी योजना है। और एक बात तो मोदी जी कि सैनिकों की भर्ती, सैनिक, किसी को रोजगार नहीं दिया जाता। सैनिक रोजगार का साधन नहीं हमारी सेना है। हमारी सेनाएं देश की रक्षा के लिए है, और देश की रक्षा की कोई भी कीमत, हमारे सैनिकों का वेतन कितना भी बढ़ाना पड़े, वो देश की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक और बात आप देखिए कि इस देश में सैनिक जितने रिटायर हो रहे हैं उनकी तुलना में भर्ती लगातार कम होती जा रही। जब हमारे देश में सुरक्षा बलों की संख्या 14 लाख से अधिक थी, अलग अलग सभी को जोड़ ले तो शायद ये और भी ज्यादा होगी, लेकिन अब जितने अधिकारी रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। तो ये देश में पहली बार हो रहा है, वरना हमेशा सेना में भर्ती एक स्थायी चलने वाली प्रक्रिया थी कि साल में 2 बार या 3 बार सेना में भर्ती होती थी। सैनिक मुख्यालयों में जाके लोग आवेदन देते थे और एक रूटीन प्रक्रिया थी। लेकिन अब सेना में भर्ती को भी अग्निवीर बना दिया गया है ताकि निजी क्षेत्रों को सुरक्षा बल, सिक्योरिटी गार्ड मिल सके। 2-3-4 साल बाद लोग चले जाएं और सरकार को जिम्मेदारी नहीं उठाना पड़े। तो ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। इन सब मुद्दों पर विपक्ष जैसे घेर रहा है मोदी सरकार को। अब मोदी सरकार के पास कोई तरीका बचा नहीं है। आप देखेंगे राजीव जी की चुनाव की घोषणा के पहले पहले मोदी जी ये घोषणा कर देंगे कि अग्निवीर योजना में हम ये सुधार कर रहे हैं या उसे बंद कर रहे हैं। और ये भी निश्चित मानिए कि एमएसपी पर भी घोषणा करनी ही पड़ेगी। जैसे राहुल गांधी ने पहले कहा था कि जो किसान विरोधी कानून लाए हैं उन्हें वापस लेना होगा, तो उसी तरह आप देखेंगे कि एमएसपी पर अन्न की खरीद के फैसला सरकार को लेना पड़ेगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, विपक्ष कैसे कैसे घेर रहा है, जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं।
राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष में एक नई लीडरशिप जो कि बहुत युवा है, जो फुल ऑफ एनर्जी है और जिसमें तालमेल भी है सीटों का और गठबंधन का। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी और हेमंत सोरेन। उत्तर भारत में ये चार युवा जो है वो बीजेपी की नींद हराम कर देंगे और इन चारों को अच्छा समर्थन मिल रहा है। हेमंत सोरेन भले ही जेल में है, लेकिन हेमंत सोरेन की चर्चा जो है जेल में रहने से ज्यादा है। बल्कि याद होगा आपको कि जॉर्ज फर्नांडिस भी जेल में थे जब चुनाव लड़े थे और रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। तो एक तो ये तब्दीली है और बीजेपी के पास इन चार युवा नेताओं का उत्तर भारत के कोई जवाब नहीं है। जी मोदी जी उम्र दराज हो गए हैं, उनकी चाल ढाल में भी एक उम्र का जो है वो असर दिखाई देता है। उनकी बातचीत में, उनकी वाणी में भी दिखाई देता है असर कि किस तरीके से उनके पास। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात राजीव जी, कि 2024 के बाद का उनके पास कोई विजन नहीं है। वो कह जरूर रहे कि 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। जी आपको जनता ने इस 2024 तक के लिए चुना था, उसमें आपने क्या किया है? और जिस मिडिल क्लास, शहरी मिडिल क्लास, हिंदी बेल्ट का जो मोदी जी की बहुत ढपली बजाता है, मोदी जी ने सबसे बड़ा अन्याय तो उसके साथ किया है। कुछ मैं आंकड़े देख रहा था कि सब्सिडी किसको मिलती है, तो मिडिल क्लास की सब्सिडी मोदी जी खा गए पूरी। और सबसे ज्यादा सब्सिडी अगर किसी कम हुई है तो वो शहरी मिडिल क्लास की कम हुई है, जो कि ऑयल की सब्सिडी उसको मिलती थी या एलपीजी गैस की, और उस पर वो खामोश भी है। दूसरी बात यह कि जो एमएसपी की बात अभी प्रकाश जी कर रहे थे, देखिए एमएसपी फसल तैयार है, अगले दो सप्ताह के भीतर भीतर बाजार में गेहूं आ जाएगा और एमएसपी की घोषणा नहीं हुई है। एमएसपी मतलब नए फार्मूले के हिसाब से जो किसानों की मांग है, C2 + 50%। तो और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इसकी घोषणा कर पाएंगे। उनके ऊपर उनके कॉर्पोरेट मित्रों का दबाव है। तो अगर उनको घोषणा करनी होती तो इतने राउंड बातचीत नहीं होती। तो किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। दूसरा बड़ा अन्याय युवाओं के साथ हुआ है, जिसको राहुल गांधी, तेजस्वी उठा रहे हैं, अखिलेश उठा रहे हैं। और सबसे ज्यादा देखिए कि सेना के साथ अग्निवीर की जो बात आप कर रहे हैं वो तो है ही। उसके अलावा आप देखिए राजीव जी कि सेना या सुरक्षा के दृष्टि से हमारे देश की सीमाएं क्या पिछले 10 साल में हम कहें कि सुरक्षित रह पाई? आतंकवादी हमले हुए, पुलवामा का हमला हुआ, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उसका कोई अभी सैनिक जवाब हम नहीं दे पाए। उसके अलावा एक बड़ी खामी जिसकी तरफ रक्षा विशेषज्ञ भी कभी कभी बोलते हैं, हालांकि जिस तरह से यूपीए के समय बोलते थे उसने कब बोलते हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट। आप देखिए, क्या आपने सुना कि पिछले 10 साल में कोई बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट, रक्षा सौदा कोई हुआ है? राफेल मोदी सरकार का नहीं था। राफेल जहाज मंगाने का फैसला यूपीए सरकार का था। मोदी जी ने केवल उसके कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली की है, वो भी कम जहाज मंगाए, जो कि सारी एयरफोर्स की जो कमांड है, ऑपरेशनल कमांड है, उन सब की भरपाई भी नहीं कर पाता है। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है। अग्निवीर की जहां तक बात है, जनरल नरवाने जो कि जिनके समय में ये अग्निवीर हुआ था, वो एक किताब लिख चुके हैं जो कि अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन जो किताब के अंश कुछ बाहर आए हैं उससे मालूम पड़ता है, जो मीडिया में दिखाई दे रहे हैं, कि
अग्निवीर को सेना इस रूप में नहीं चाहती थी। सेना चाहती थी कि 75% लोग रिटेन हो, 75% लोग रोके जाएं आर्मी में लंबे समय तक, और उस पूरी स्कीम को उलट करके कर दिया। और जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि तमाम सारे युवा, बहुत मेहनत लगती है। मैं तो देखता हूँ राजीव जी, सुबह जब दौड़ते हैं युवा अग्निवीर के लिए और प्रैक्टिस करते हैं, कितनी मेहनत लगती है, और मेहनत के बाद वो नौकरी भी करने जाते हैं, फिर सड़क पे घूम रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि जैसे कल भी मैं कह रहा था कि विपक्ष का लगभग सब जगह सैद्धांतिक रूप से और संख्या के हिसाब से अधिकांश राज्यों में सीटों का तालमेल हो गया है। मैं जरा एनडीए का बता दें कोई मुझे कि एनडीए का बिहार प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार की पार्टी से उनका तय हो चुका है कि सीटें कितनी कितनी कौन कहां से लड़ेगा? क्या शिवसेना शिंदे ग्रुप या एनसीपी अजीत पवार से हो गया महाराष्ट्र में? जरा एनडीए का भी तो हम लोग खोज खबर लें। बिल्कुल, क्योंकि जो मुझे आंकड़े दिखाई दे रहे राजीव जी कि अगर तालमेल नहीं होगा तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगी। 77 एमपी हैं राजीव जी जो कांग्रेस से आयातित है बीजेपी के। वो चुनाव उनको टिकट मिलेगा नहीं, अधिकांश लोगों को, अधिकांश सिटी के एमपी को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। बड़ी भगदड़ मचने वाली है। और एक आखिरी बात मैं राजीव जी कहूंगा कि अगले 15 दिन बहुत भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत अहम है। और सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हो, लेवल प्ले फील्ड हो, छोटे छोटे आरोपों में विपक्ष के नेता जेलों में ना हो, ईडी अपने दफ्तर में रहे, और वाकई जो अपराधी हैं उनकी तलाश करे, ना कि सिर्फ विपक्ष के लोग। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विपक्ष के लोगों को जेल में डालना, इधर देख लीजिए आज ही अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की और सैल्यूट किया है इन लोगों ने विधानसभा में कि उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं पिछले साल भर से। आज 1 साल पूरा हो गया। मनीष सिसोदिया की मैं बात कर रहा हूं और दूसरी तरफ उधर हेमंत सोरेन की बात आप जान ही रहे हैं। तो तमाम विपक्षी नेता जेल में, और उनके ऊपर आरोप कब सिद्ध होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो कल की बात। लेकिन आज की बात यह है कि वो जेल में हैं। क्या सत्ता पक्ष अपने विरोधियों को, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ऐसा कर रहा है? सवाल का जवाब सीधे शब्दों में हाँ होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन विपक्ष के सामने इतना सब कुछ करने के बाद भी कैसे जो चुनौतियां विपक्ष पेश कर रहा है उसके सामने कैसे घिरते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसी की आज पड़ताल कर रहे हैं। और इस चर्चा में अलग अलग मुद्दे जो हैं आप देख लीजिए, चाहे अग्निवीर का मुद्दा, लगातार पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाया था, और उस मुद्दे में क्या हुआ कि युवाओं में एक जोश भरा और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला जो है वो बैक करना पड़ा, मतलब उसके कारण एग्जाम को री एग्जाम में तब्दील करना पड़ा। तो उसके अलावा अग्निवीर का मुद्दा सामने अब कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है। ऐसे तमाम मुद्दों को विपक्षी दल सामने ला रहे हैं, और ये वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसमें वो नहीं है कि आप द्वारका में जाकर समुद्र में डुबकी लगाकर पूजा कीजिए, या आप पहाड़ों पर चढ़ के किसी गुफा में ध्यानमग्न हो जाइए, या राम मंदिर का उद्घाटन करके आप सोचिए कि भक्तिमय हो गया पूरा का पूरा वातावरण और अब हमको वोट दे देगा, पूरा देश की जनता जो है वो वोट दे देगी और तीसरी बार भी हम ही आएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जहां एक तरफ यानी गाड़ी के दो पटरी जो हैं उस पर जो दो पहिए जो भाग रहे हैं वो दोनों पहिए अलग अलग दिशा में दिखाई दे रहे हैं। ये गाड़ी आखिर चलेगी कैसे? और प्रेम कुमार जी आपके पास जरा आना चाहता हूं इन्हीं मसलों के साथ में, और आपसे भी समझना चाहता हूं कि इतने सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों में राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, स्टालिन हैं, तो ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल, ऐसे तमाम नेता हैं। उन सबको आप देख लीजिए और कई लोग जुड़ने वाले हैं, तो एक बड़ा वर्ग दिखाई देता है। दूसरी तरफ अभी कह रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कि एनडीए में क्या हो रहा है, लेकिन एनडीए में है कौन? 38-40 दलों की बात तो कर रहे थे, लेकिन 2-4 दल महाराष्ट्र और बिहार को छोड़ के और कहां एनडीए है, जरा यह भी बता दें प्रेम कुमार जी।
बिहार में एनडीए है, चलिए उन्होंने नीतीश कुमार को अपनी तरफ करके सरकार बना लिए, और महाराष्ट्र में एनडीए है क्योंकि वहां आपने एनसीपी में तोड़फोड़ की और शिवसेना में तोड़फोड़ की। पंजाब में एनडीए आज की तारीख में है नहीं, तो एनडीए है कहां? वही 2 4 10 15 जो ऐसी पार्टियां जिनके सांसद भी नहीं हैं, एक सांसद नहीं है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उनसे क्या उम्मीद की जाए। लेकिन इधर, और क्या यहीं से नींद हराम हो रखी है जो बार बार ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार हम ही आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, जी अब आ रही, अब तो आ रही जी जी प्लीज जी। शुक्रिया राजीव जी। राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या पूरी भारत जोड़ो यात्रा और इस क्रम में जो मुद्दा जनता के सामने रखते हुए, देश के सामने रखते हुए ये दिख रहे हैं, मुझे वो दिख रहा है रोजगार का मुद्दा। मैं बेरोजगारी नहीं बोल रहा हूं, रोजगार बोल रहा हूं। अब वो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा है। बेरोजगारी तो हमेशा से रही है और अभी खत्म भी नहीं होगी। बेरोजगारी एक बड़ी बात है, लेकिन रोजगार मिल क्यों नहीं रहा है, अवसर खत्म क्यों हो रहे हैं। युवा परीक्षा की तैयारी करके भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, रोजगार उनको मिलेगा कैसे, मिल रहा रोजगार हाथ से निकल रहा है। अग्निवीर की भी चर्चा उसी क्रम में है और विभिन्न प्रदेशों में स्टूडेंट्स के पेपर लीक का भी मसला वही है कि रोजगार से बचने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पेपर लीक भी उसी हथकंडे का तरीका है और युवा जो है निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। तो इन यात्राओं के दौरान युवाओं में उम्मीद पैदा की जा रही कि भाई रोजगार है देश में और हम देंगे रोजगार, हम लेंगे रोजगार। ये दोनों बातें हैं। हम लेंगे रोजगार में संघर्ष है, हम देंगे रोजगार में भरोसा है। तो संघर्ष और भरोसा दोनों का समन्वय लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, हम तो इसको बिहार को क्रेडिट ज्यादा देंगे जहां पर के तेजस्वी यादव ने इसको शुरू किया। उससे पहले बिहार में राहुल गांधी ने भी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के पूरे गठबंधन की ओर से बड़ी रैलियां की, प्रदर्शन किए। पहली भारत जोड़ो यात्रा में भी यह मुद्दा रहा, लेकिन बिहार ने इसमें लीड लिया, इसमें कोई दो मत मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। और राहुल गांधी ने उसको राष्ट्रीय फलक पर इस मुद्दे को बना दिया और ये रोजगार का मुद्दा, और मैं इसको इसी रूप में कहना चाहूंगा और लोगों को भी लेने की जरूरत है, ये बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा था कि जनता ने बीते 10 साल में सरकार जो है बेरोजगार बढ़ते गए, रोजगार छिनते गए, ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन अभी जो रैली और छात्रों के बीच नेता पहुंच रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से ये कहते हुए कि रोजगार दो, हम रोजगार लेकर रहेंगे और हमें सरकार ऐसी बनाओ जो रोजगार दे सके। ये मुद्दा जब से परवान चढ़ने लगा है राजीव जी, नींद उड़ गई है, नींद उड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है कि अब सत्ता कैसे बचेगी। सबसे बड़ी संख्या तो रोजगार की आकांक्षा रखने वाले युवाओं की है। इन युवाओं को बरगलाने के लिए पिछले बार पुलवामा के शहीदों का सहारा लिया गया था और जाहिर बात है देशभक्ति की बात आएगी तो युवा उस ओर जाएंगे। और युवाओं को समझ में नहीं आया कि ये झांसा था और युवा झांसे में आए। युवाओं को 2 करोड़ नौकरी का भी वादा दिया गया था, उस झांसे में भी युवा आए। लेकिन अब झांसा पट्टी जो है वो उसकी पोल खुल चुकी है। अब चुनाव के वक्त में अचानक जो युवा सड़क पर आए हैं और ये मुद्दा खड़ा हुआ है, तो ये मुद्दा इस देश की चुनावी तस्वीर को बदलने वाला मुद्दा साबित होने जा रहा है। और हम ये कहेंगे कि आमतौर पर जब जनता किसी आंदोलन में शरीक होती है तभी वो मुद्दा या वो आंदोलन बड़ा हो पाता है। अब बताइए, जब छात्र सड़क पर निकले तब तो राजनीतिक दल उस मुद्दे को पकड़ पाए, वरना कहां पकड़ पा रहे थे। राहुल गांधी जब छात्र को बुलाते हैं
उनकी समस्या पूछते हैं, उनके मुंह से बात जानते हैं और देश देखता है तो वो मुद्दा बड़ा होता है, वो मुद्दा बहुत बड़ा होता है और वो हुआ है। इसी का परिणाम है कि इस मुद्दे के प्रभाव को कम करने के लिए जो लाठियां बरसाई गई, जो सोचा गया कि दमन कर देंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, तो उसकी प्रतिक्रिया हुई। आज भी आप देख रहे हैं बहुत सारे विजुअल्स सोशल मीडिया पे दौड़ रहे हैं जिसमें पुलिस दौड़ा रही है युवा को। लोग कमेंट कर रहे हैं कि देखो देखो रोजगार बंट रहा है, पुलिस दौड़ा दौड़ा के रोजगार दे रही है। ये लोग हास्य में बात कर रहे हैं कि रोजगार पुलिस दौड़ा दौड़ा कर दे रही। तो आप नौजवानों पर जो जुल्म कर रहे हैं, उन नौजवानों पर जो युवा है, हमारे घर से निकला बच्चा, जिस घर को हम बहुत नाज, घर में जिस उन बच्चों को हम नाज से पालते हैं, उनके सारे नखरे सहते हैं, उनकी सारी बातें मानते हैं, उनके दुख दर्द को हम बर्दाश्त नहीं करते, वो युवा जब नौकरी मांगने जा रहे हैं उस पर लाठियां बरस रही। क्या बीत रही होगी अभिभावकों पर, माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना की। और ये जो माँ बाप पर बीत रही है, यही गुस्सा केवल युवा नहीं है, युवा के माँ बाप हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, सब पर लाठियां महसूस हो रही हैं। लाठी युवा पर चल रही, लेकिन महसूस तो सब लोग कर रहे हैं ना। ये इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बहुत सही मुद्दा सही समय पर राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने, पल्लवी पटेल ने, इन तमाम नेताओं ने पकड़ा है। ये छात्रों के बीच जा रहे हैं, इसलिए मैं तो यहीं पर अभी देख रहा हूं। एनडीए यूपीए वाली बात पर बाद में बात करेंगे, हम इसी पर फोकस करते हुए हमने अपनी बात को रखा कि ये पूरी तरीके से चुनाव बदलने वाली घटना घट रही है। जी 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 डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा, और वो मुद्दा है युवाओं का। युवाओं के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपनी चुनावी रैलियों में बात रखते आए हैं। 60% हिंदुस्तान की आबादी जो है वो युवा है, और युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए 2014 में 2 करोड़ रोजगार का वादा करते हैं। 2019 पहुंचते हैं तो राष्ट्रवाद में उन्हीं युवाओं को झोंकते हैं, लेकिन 2022-23 आते आते इस राष्ट्रवाद की आंधी से इन युवाओं को बाहर निकालने की जुगत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको परमानेंट सेना की नौकरी से 4 साल की सेना की नौकरी में ले आते हैं, जिसे अग्निवीर या अग्निपथ योजना कह रहे हैं। और यहां से युवा जो हैं, और इतना ही नहीं, इससे पहले के जिनके पास नौकरी मिल गई थी, जिनको ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था, वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी के और भी दूसरे कई सारे आयाम हैं, वहां उसका मामला हो, बहुत कुछ अगर देखिए तो कहीं ना कहीं युवा जिनके कंधे पे कांवड़ देकर, पैरों तले फूल बरसाकर, ऊपर से फूल की बारिश करवा के सब कुछ आप करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी युवा की नाराजगी अब बढ़ रही है। पहले इतनी नहीं थी, अब बढ़ चुकी है, और उसी का नतीजा हमने उत्तर प्रदेश में देखा। डबल इंजन की सरकार जहां पे है, बैकफुट पे आना पड़ा। और उससे ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भागे भागे वाराणसी गए थे, तो याद कीजिए कि वहां कह रहे थे कि कांग्रेस के युवराज ने हमारे काशी के युवाओं को नशेरी कहा। क्या ये जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, और जो हम जिस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिस मसले को कांग्रेस पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाई है, वो सिर्फ अग्निपथ या अग्निवीर योजना से का मामला नहीं है, बल्कि मामला यहां युवाओं का है। नजरें विपक्ष की भी युवाओं पर टिकी हुई हैं, और मोदी कहीं ना कहीं युवाओं से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा माना जाए। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। राजीव जी, देखिए, मोदी जो है युवा शक्ति से बहुत ज्यादा वो एक अनुभव पा चुके हैं। आप याद कीजिए कि 5 जून 1975 को जब गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन किया, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? उसकी शुरुआत 1974 में गुजरात के अहमदाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से शुरू हुई थी, जहां के छात्र जो है फीस वृद्धि के खिलाफ एकत्र हुए। उसके बाद उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम जितने सामाजिक समस्याएं हैं, इन सब को लेके वहां से शुरुआत हुई थी। और वो छात्र आंदोलन इतना बड़ा था गुजरात में कि जीना भाई पटेल उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था और गुजरात की सरकार चली गई थी। तो वो ये जानते हैं। दूसरा प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे यहाँ जो है
वो याद कीजिए हमारे जबलपुर में जिस समय 67-68 की बात है, जब शरद यादव एक युवा छात्र को सेठ गोविंद दास के खिलाफ खड़ा किया गया और उस आदमी ने जो आधे जबलपुर का निर्माता था सेठ गोविंद दास, उसको हराया। उसके बाद से ही ये प्रयोग शुरू हुआ कि एक के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा हो जाए। उसकी भी शुरुआत आप देखिए जबलपुर से हुई। शरद यादव उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे और उसके बाद वो सांसद भी बने थे। तो मोदी जानते हैं कि युवा और छात्र मिलकर के किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं, इसलिए उन्होंने उस युवा लोगों को जो है वो दूसरे रास्ते पर चलाया। आज से 10-11 साल पहले जो है, जब मोदी आ रहे थे, मतलब 2013-14 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तो वो जानते हैं कि यही मेरे लिए सबसे सहायक भी हो सकते हैं और यही मेरे लिए एक समस्या भी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए हो या बड़ी बड़ी बातें करके हो, उन्होंने युवाओं को बहकाया और आज हम ये देख रहे हैं। लेकिन अब जो है युवाओं की आंखें खुल रही, ये एक अच्छी बात है। जिस अग्निपथ की हम बात कर रहे हैं राजीव जी, वो केवल इतने तक ही उसके सीमित नहीं कि कुछ लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। देखिए कितनी भयानक स्थिति है। पिछले साल जुलाई 2023 में जो अजय भट्ट हैं रक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने डाटा पेश किया है संसद के अंदर एक जवाब में और बताया कि सेना के तीनों अंगों में 11,000 से अधिक अधिकारियों के जो पद है वो खाली हैं। अभी तक लगभग वही स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमने कोई भर्ती नहीं देखी है जिसमें सबसे ज्यादा जो भी सेना को थोड़ा बहुत भी समझता जानता है कि जो थल सेना होती है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उसमें लगभग 6800 अधिकारियों की पोस्ट आज तक खाली है। अब पता नहीं उसके बाद कितनी भर्ती, हमारे ख्याल से उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। और उसमें भी मेजर और जो प्रीमियर, जो बिल्कुल जो एंट्री लेवल के जो ये होते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट, इनके पद खाली हैं। आप नौसेना में जाएंगे तो लगभग 900 जो है स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स की जो है वो पद खाली पड़े हैं। आप हवाई जहाज खरीद लेंगे, आप हवाई जहाज मंगा लेंगे, आयात कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उन्हें उड़ाएगा कौन? 900, आप सोचिए कि फाइटर पायलट्स की जगह अगर खाली है तो देश के सामने कितनी बड़ी चिंता है। ये मुद्दा केवल अग्निवीर के कुछ लोगों की तक सीमित नहीं है, ये आपके पूरे के पूरे देश की समस्या है। रक्षा संबंधी बहुत बड़ी समस्या है। उधर आप नौसेना में जाएंगे तो नौसेना में लगभग 700 जो हैं वो पद भी खाली पड़े हैं, वो भी बहुत ही एंट्री लेवल के हैं, जो बहुत ही की पोस्ट होती है। सेना में माना जाता है कि ये जो लेवल है, बेसिक सबसे निचला जो लेवल है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि महिलाओं को भी एनडीए में भर्ती किया जाएगा। राजीव जी, जब से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है उसके बाद से केवल 57 महिलाएं जो हैं, आज तक सिर्फ 57 महिलाओं को ही अब तक वहां पर पोस्टिंग मिल सकी है एनडीए में। तो ये इस तरह हमारे यहाँ अधिकारियों की भर्ती का। उसके बाद आपने जिस तरीके से बहुत कम समय की ट्रेनिंग और बहुत कम समय की कार्यावधि को लेकर जो है आपने खड़ा कर दिया उन युवाओं को कि आप जाइए और गोलियां खाइए। बड़ी भयानक है। आपको याद होगा कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में एक पंजाब का एक युवा मारा गया था, उसके शहीद हुआ था, उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। तो आप आखिर ऐसा कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? जो मुकुंद मिलिंद नरवणे जो सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी किताब में सबका खुलासा किया है कि हमने जो रिकमेंड किया था वैसा कुछ भी नहीं था और सेना से किसी भी तरीके का कोई भी सलाह लिए बिना ये अग्निवीर की जो योजना है लाई गई और पूरी की पूरी सेना के तीनों ही विंग चौंक गए थे। ये नरवणे का अपनी किताब में कहना है। तो किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है ये हम समझ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे युवा नेता इस समय जो आ रहे हैं वो लोगों को जागृत कर रहे हैं। देखिए, युवा जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे कि उन्हें छला गया है तो मोदी के लिए सबसे बड़ा संकट वहीं से शुरू होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो जिस राजनीतिक रूप से मोदी के जो एसेट राज्य हैं उसमें गुजरात छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड में भी 5 सीटें हैं, 5 में अभी भी कहते हैं कि हो सकता है कि 5 की 5 सीटें चली जाए। लेकिन बाकी जगह जो युवाओं का जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और युवा नेतृत्व जो बढ़ रहा है वो बहुत ही बड़ा अंतर पैदा करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सबसे बड़ी चीज जो है विपक्ष को जो घेर रहा है, एक तरफ इंडिया घेर रहा है, कोर्ट भी घेर रहा है, किसान भी घेर रहे हैं, ईवीएम भी घेर रहा है और जनता के रूप में युवा और छात्र घेर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अच्छे संकेत हैं ये, कि कम से कम युवाओं को पता चल रहा है कि आपको जो ये सरकार जो है वो झांसा दे रही है, लूट रही है। जिस दिन वो वाकई सड़क पे आ गई है, लेकिन जिस तरीके से संगठित होकर अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होती है तो 2024 का चुनाव जो है बीजेपी के लिए, हम बार बार कह भी रहे हैं, बहुत सारे कारण है, उसमें एक बड़ा कारण ये भी फैक्टर उभर कर आ रहा है, युवा और छात्र ये भारतीय जनता पार्टी के सीधे सीधे उसके समक्ष खड़े होकर उसे चुनौती दे रहे हैं
उसमें राहुल गांधी का योगदान है, तेजस्वी का योगदान है, हेमंत सोरेन का योगदान है, बहुत सारे युवा नेताओं का योगदान है जी, जी, जो उनको बिल्कुल। अट्रैक्ट कर रहे हैं। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या आपको लगता है कि युवा, जितनी आसानी से हम लोग बात कर रहे हैं, युवा जो हैं वो दूसरी दिशा में भी देख रहे हैं, उनके सामने समस्याएं हैं, इस कारण वो सरकार का या मोदी है तो मुमकिन है का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन लगता है क्या, क्योंकि अभी थोड़े दिनों बाद जैसे ही हिंदुस्तान में फेस्टिवल शुरू होंगे तो युवाओं का जोश आप देखिए। कांवड़ के समय तो आप अलग ही जोश देखते हैं, आपके पास रोजगार है या नहीं है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि वहाँ हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे जरूर लगते हैं, हर हर महादेव तो भूल जाइए। तो ये जो है एक बड़ा वर्ग उधर भी जा चुका है, क्या वो उधर से उसका मोह भंग होता हुआ दिखाई देता है, या हम ये मान लें कि जो री एग्जाम के नारे लग रहे थे लखनऊ से प्रयागराज तक, और वो और उसमें मान ली गई बातें उनकी, री एग्जाम अब करवाया जाएगा 6 महीने बाद और फिर सब लौट के घर वहीं आ गए। इसलिए ये सवाल यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि 13 महीने किसान जो हैं वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे थे। पहला किसान आंदोलन आप याद कीजिए, चुनाव था उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, और इन चुनावों से पहले मोदी जी को अचानक लगा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई और मोदी जी ने तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान धड़ाधड़ बीजेपी को वोट देकर जिता करके और फिर से दूसरी दफा योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बैठा दिए। और इसलिए भी ये समझना जरूरी है, कैसे देखा जाए। राजीव जी, प्रश्न तो बहुत गंभीर है और जो आपने उदाहरण दिए हैं वो भी काफी ज्यादा गंभीर उदाहरण हैं। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, तो उससे भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में उत्साहित होना लाजमी है कि भाई हम कुछ भी कर लें और आखिर में आकर के हम जो अपना धार्मिक ध्रुवीकरण का कार्य चलाएंगे और अपना बुलडोजर दिखाएंगे तो जो है हमको फायदा मिल जाएगा। उसको ऐसी आशा है, लेकिन राजीव जी ये आशाएं कभी कभी जो है वो धराशायी हो जाती हैं क्योंकि लंबे समय तक इस तरह की चीजें चला नहीं करती हैं। बिहार के चुनाव में भी राजीव जी जिस तरीके से मुद्दा था बेरोजगारी और रोजगार, बिहार में ध्रुवीकरण नहीं चला विधानसभा के चुनाव में, और तेजस्वी यादव ने वहां रोजगार को ही मुद्दा बनाया था और उसी रोजगार के मुद्दे पर ही तेजस्वी यादव को वहां जबरदस्त सफलता मिली थी। और जिस तरीके के आरोप है, अगर उन आरोपों को सच मान लिया जाए तो सरकार वहां तेजस्वी यादव की बन चुकी थी। वो जबरदस्ती जो है सरकार फिर वहां भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की बनवाई गई। जो आरोप है, जिस तरीके से चर्चा होती है सत्ता के गलियारों में, उस लिहाज से बाकी जो सर्टिफिकेट बांटे गए उस हिसाब से तो बन गई थी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार। लेकिन मुद्दा बिहार के चुनाव में राजीव जी निश्चित तौर पर रोजगार था और उस रोजगार के मुद्दे ने काम भी किया। आज भी जो भीड़ उमड़ रही है, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ रही हो और चाहे तेजस्वी यादव की यात्रा में उमड़ रही हो, वो युवाओं की ही भीड़ बहुत ज्यादा है। अधिकांश युवा है, मैं समझता हूँ कि 80% तक जो है वो युवा है उसमें, उनकी रैलियों में और उनकी यात्रा में शामिल होने वाले लोग। तो जिस तरीके से मामले उठ रहे हैं राजीव जी, उससे लगता है कि मुद्दा निश्चित तौर पे बनेगा। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ही इसी इलाहाबाद में जो है पुलिस ने किस तरीके से दौड़ा कर छात्रों को मारा था और जो गेस्ट हाउस थे उनके दरवाजे तक तोड़े गए थे। इस तरीके कई विजुअल्स जो थे वो आए थे और ये कहा गया था कि अभी जाएंगे लौट करके अपने घरों को, तब ये हो जाकर के वहां क्रांति करेंगे वो छात्र। अब वो क्रांति तो नहीं हुई एक तरीके से कहा जाए, तो वो दूसरे मसले आए सामने। तो अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो ध्रुवीकरण का मुद्दा है वो हावी रहता है कि रोजगार का मुद्दा है वो हावी रहता है। मुझे लगता है राजीव जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतने ज्यादा छलावे किए हैं और लोगों को अब ये समझ में आने लगा है कि अगर मोदी जी रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो रोजगार तो नहीं मिलना है, घंटा बजाने के लिए आपको राम मंदिर के आगे बैठने के लिए भले ही जगह मिल जाए। वहां भी अब सुनते हैं राजीव जी की जिस तरीके से बड़े गुजराती पूंजीपति सब पहुंच गए हैं, उन्होंने जमीनें सब एक्वायर कर ली हैं जाकर के अयोध्या में, तो वहां अब आपको जो भीख मांगने के लिए भी, कटोरा रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। मतलब कटोरा रखने की जगह भी अब जो गुजराती बंधुओं के पास है सारी, वहां इस तरीके की चर्चाएं हैं। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुए वहां जमीनों के खरीद में, तो आपको वहां अब भीख मांगने के लिए भी जगह नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के काम राजीव जी किए पिछले 10 साल के दौरान, और इस 10 साल के दौरान जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से कहा जाए कि अपने पूंजीपति मित्रों के हित में काम किए हैं, नौकरियां खत्म हुई हैं, नई नौकरियां बनी नहीं हैं, और जो भी कुछ रोजगार थे राजीव जी वो अब या तो अगर भर्ती हो भी रही हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां हो रही हैं, जो कि वो प्राइवेट एजेंसियां कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां कर रही हैं और वो लिमिटेड टाइम के लिए हो रही है। जबरदस्त उसमें एक तरीके से शोषण है।
और तमाम बड़े जो रोजगार देने वाले कहा जाए कि पीएसयूज थे या विभाग थे, उनका जबरदस्त तरीके से निजीकरण किया गया है। तो यानी रोजगार एक तरीके से बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और प्रधानमंत्री के मित्रों को जबरदस्त तरीके से ठेके उनमें सब दिए जा रहे हैं। तो ये अब लोगों की समझ में एक बात आने लगी है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार अगर आते हैं तो फिर रोजगार की बात फिर भूल जाइए। पकौड़ा तलना जो है उसके लिए उसमें भी जीएसटी लगेगी और पकौड़े खरीदने वाले लोग कितने होंगे ये सवाल भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री पकौड़े तलने को ही रोजगार बताते हैं। तो ये मुद्दा निश्चित तौर पर राजीव जी एक मुद्दा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे से निपटना बहुत आसान नहीं होगा। दूसरी बात राजीव जी ये कि जिन युवाओं के दम पे ये सरकार आई थी 2014 के चुनाव में, और वही जो नारा दिया था ये रोजगार लेके आएंगे और फलेगा फूलेगा, शुरू बन जाएंगे, सब कुछ जो था वो युवाओं के दम पे था। लेकिन जो युवा उसमें 20 साल का था आज वो 30 साल का हो गया। और जो राहुल गांधी जिस तरीके से वो अंकित नाम के लड़के को बुलाकर के बात कर रहे थे प्रयागराज में, तो बता रहा था कि 7 साल से उसका भाई जो है वो तैयारी कर रहा है, छल हुआ उसका। तो ये छल जो है राजीव जी, मुझे लगता है युवा इस छल का बदला लेने के लिए तैयार है। चूंकि तो 2014 में 18 का था, वो अब 30 का हो चुका है, ओवर एज होने वाला है। तो ओवर एज होने से पहले वो प्रधानमंत्री को वानप्रस्थ आश्रम में भेजना चाहेगा राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रेम कुमार जी, एक बार जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, क्या युवा, अगर युवाओं की हम बात कर रहे हैं, देश की राजनीति की बात कर रहे हैं, जरा बिहार और झारखंड की आपसे बात करना चाहता हूं। बिहार में तेजस्वी यादव जो उनकी रैलियों को हम देख रहे हैं, अभी शुरुआत में उनकी एक बाइट भी सुपौल में थे और वहाँ से उन्होंने क्या कुछ लेकिन उनकी रैली में, तेजस्वी यादव की रैली में ज़बरदस्त युवाओं की भीड़ है। क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होते हुए दिखाई देती है? ऐसे ही झारखंड की तरफ चलें अगर, तो झारखंड में भी जो पहले जो स्थिति थी वो अलग थी, लेकिन इस बार क्या वो परिस्थितियाँ बदलती हुई दिखाई देती हैं? ज़रा जल्दी से मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड में पिछली दफ़ा बीजेपी के पास 11 सीटें थीं, 11 सीटें बीजेपी के पास झारखंड में और 17 सीटें बीजेपी के पास बिहार में। इन दोनों राज्यों को देख लीजिए, 14 सीट झारखंड में है, 14 में से 11 सीटें बीजेपी के पास, इधर 40 सीटें बिहार में हैं जिसमें से 17 सीट बीजेपी के पास। मैं एलआई की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों जगहों पे उनके जो हैं। उस हिसाब से यहाँ युवाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, क्या यहाँ युवा जो हैं उधर से इधर आते हुए, इस तस्वीर को देखिए, उस हिसाब से मैं जरा आपसे समझूं कि क्या कुछ आप देखते हैं। राजीव जी, भीड़ को देखने से पहले हमें राहुल गांधी जी की भाषा में एक बात बोलनी पड़ेगी कि ये वैसा इवेंट थोड़े है जहां अमिताभ बच्चन को खड़ा करके भीड़ बुलाई जा रही है, ऐश्वर्या राय को बुलाई जा रही है कि कोई हस्तियां हैं, कोई क्रिकेटर है। ये वो भीड़ नहीं है कि राम मंदिर जैसे आयोजन में भी भीड़ हो, इसके लिए डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज को बुलाई जाए। ये भीड़, इस भीड़ का एकमात्र डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी तेजस्वी यादव है। ये तमाम जो स्टार होते हैं, जो भीड़ के लिए माने जाते हैं, वो सारा स्टारडम जो है एक व्यक्ति में समाहित है। वो भीड़ है जो रात के 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे तक तो तेजस्वी का इंतजार करती है। भाई कोई भीड़ है कि रात में 2 बजे इंतजार करे? इसलिए उस भीड़ में जो बुलाई जाती है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लगा करके खाने के पैकेट के साथ हाथ में कुछ रुपया दे करके, ये वो भीड़ नहीं है। वो भीड़ सत्ताधारी दल के लोग करते हैं। ये भीड़ तो गांव से उठी हुई भीड़ है। रात तक 2 बजे से सुबह 4 बज गए थे खत्म होते होते सभा, और उसके बाद भी ये भीड़ जमी हुई थी। तो इस भीड़ और बाकी भीड़ में बहुत फर्क है। ऐसी भीड़ कभी देखी गई ही नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं कि रात के 2 बजे 4 बजे इतनी बड़ी भीड़ आज तक देश के इतिहास में देखी ही नहीं गई। आप कोई आंदोलन याद कर लीजिए, जेपी आंदोलन हो, लोहिया आंदोलन हो, कोई आंदोलन याद कर लीजिए, किसी आंदोलन में भी रात के वक्त में इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी गई जो इस रैली में देखी जा रही है। हम इसलिए एम्फसाइज कर रहे हैं ताकि ध्यान जाए कि ये भीड़ है क्या। जब इस भीड़ को हम तो ये सवाल भी रखा हूं, इसीलिए रखा हूं क्योंकि ये जानना जरूरी है
क्योंकि 2024 का चुनाव है और अलग अलग राज्यों के हिसाब से नॉर्थ यानी हिंदी बेल्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी की ताकत हिंदी बेल्ट है, उस हिसाब से भी ये समझना चाहता हूं। और अब इस भीड़ का कारण समझिए, ये तो मैंने बताया भीड़ है और यूनिक है। अब ये इस यूनिक भीड़ का कारण क्या है? इस यूनिक भीड़ का कारण चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव बिहार का जो हुआ था उससे पहले तेजस्वी यादव ने रोजगार को मुद्दा बना दिया था। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी ने बेरोजगारी पर कोई क्रंदन नहीं किया था, छाती नहीं पीटी थी। उन्होंने बताया था कि हम रोजगार देंगे। तो यानी एक बहुत पॉजिटिव सोच होती है रोजगार देना, और रोजगार देने का जो भरोसा दिया था जनता ने उनको ऑलमोस्ट जिता भी दिया था, जैसा कि अमलेंदु उपाध्याय जी याद दिला रहे हैं। और लेकिन उसके बाद फिर भी सत्ता उनके हाथ में नहीं आई और सबसे बड़ी पार्टी बन करके भी युवाओं की आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन परिस्थिति बदली, धन्यवाद देना चाहिए ऐसे मौके पर नीतीश कुमार को कि कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही 17 महीने के लिए आप तेजस्वी से आकर जुड़ गए और उस 17 महीने में एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया। तेजस्वी यादव ने वो लाखों लोग, युवाओं को, छात्रों को रोजगार दे करके, रिक्तियां, वैकेंसी शुरू करके और उस बात को गलत ठहरा करके जो वही नीतीश कुमार बीते चुनाव में तेजस्वी यादव के समांतर बोला करते थे, लाओगे कहां से पैसा, जेल से लाओगे, उस पैसे से लाओगे जो भ्रष्टाचार करके तुम्हारे बाप ने रखा है, इस तरह की बातें नीतीश कुमार बोला करते थे। उस पूरे चीज को पलट करके तेजस्वी यादव ने युवाओं के बीच एक बहुत जबरदस्त उम्मीद पैदा कर दी कि ये व्यक्ति तो 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहा है और इसने तो 3 लाख से ज्यादा को रोजगार दे भी दिया 17 महीने में। यानी ये सच बोल रहा है। और ये जो विश्वास होता है युवाओं में कि जो सच बोल रहा है, अब तक लोगों ने क्यों नहीं दिया? बीजेपी भी तो सरकार में थी, नीतीश कुमार भी तो सरकार में थे, क्यों नहीं दिया? अब इसने सारी जाति को तोड़ दिया, युवा वर्ग ने जाति, समुदाय, धर्म जो है उसको तोड़ दिया। ये युवाओं की भीड़ है। ये सबका साथ सबका विकास बीजेपी का जो नारा होता है, जिसमें धार्मिक पुट भी होता है, जैसे मन वैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सबका साथ और सबको साथ लेकर के सपना देखना वो तेजस्वी यादव ने कर दिखाया है। अब ये जो बात हुई है, इससे समझिए कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश तो पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी प्रदेश है ना, तो पड़ोसी प्रदेश होने की वजह से यूपी में सबसे ज्यादा असर हुआ है, क्योंकि पहली बार यूपी के लोग बिहार में जाकर के नौकरी पाए और नियुक्तियां हासिल की। भले उसकी संख्या कम रही हो, लेकिन एग्जाम देने तो गए थे। पहले कोई बिहार नहीं जाता था एग्जाम देने के लिए, बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाते थे। अब बिहार में लोग एग्जाम देने आने लगे, ये हालात भी हुए। अब इसके झारखंड में भी इसका असर दिखता है। झारखंड में अभी वैसा कोई परिदृश्य देखने को नहीं मिला, लेकिन हेमंत सोरेन ने जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे और जिसको लेकर के उन्होंने चैलेंज दिया और बात कही, तो उसको देखते हुए झारखंड की तस्वीर एक अलग कारण से बदली हुई। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है, 14 में 11 लोकसभा सीटें उसके पास हैं, और वहां जो शहरी इलाके होते हैं, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, इस तरह के, रांची, ऐसी सीटों पर वो उनको माना जाता है कि बहुत कड़ी चुनौती है उनको हराना, बीजेपी को हराना। फिर भी 14 सीटों में आज बराबरी का मुकाबला है। 7-8 सीट में कौन 8 जीतेगा, कौन 6 जीतेगा, कोई नहीं कह सकता है। ये हालात बन गए हैं। यानी 11 सीटों पर बीजेपी अब आएगी, इसकी कल्पना छोड़ दीजिए। अभी की स्थिति में 50-50% मुकाबले पर है ये झारखंड। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि एक मुद्दा कैसे चुनाव बदल देता है, कैसे लोगों का मिजाज बदल देता है। ये कोई देखे तो बिहार से देखे, जो बिहार से यूपी तक देखे, बिहार और यूपी, ये अगर राजस्थान तक जो राहुल गांधी पहुंचे हैं, अगर राजस्थान तक चले तब तो फिर समझिए कि पूरे हिंदी पट्टी में ये रोजगार ही मुद्दा होगा और इससे बच के निकलने का रास्ता बीजेपी के पास नहीं मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पटवारी वाला जो आंदोलन है
वो जी। तेज पकड़ा है। मध्य प्रदेश पे आना चाहता हूं, आप सही आप कह रहे हैं, मध्य प्रदेश पे आना चाहता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा समझूं, क्योंकि ये राज्यवार और हिंदी बेल्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप इधर बिहार और झारखंड की बात कर रहे हैं। बिहार झारखंड मिला के 54 सीट्स होते हैं, 54 सीट, और इन 54 सीटों में से पिछली बार आप देख लीजिए तो 17 सीटें बिहार की और 11 सीटें झारखंड की, यानी 28 सीटें इनके पास ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास। उनके अलाई उनके जो घटक दल हैं उनके साथ हैं, एनडीए के साथी, उनकी बात अलग कह रहा हूं, क्योंकि 11 और प्लस एक उनका वहां झारखंड में, और इधर बिहार में 16 सीटें जेडीयू के पास, वो भी हैं, और आज की तारीख में जेडीयू इनके साथ है। उन सबको भी, यानी 16 और 17 उधर भी जोड़ लीजिए तो कितना हो जाता है। तो इसलिए वहां की बात अभी ना करके, और उसमें जो आप कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जो बिहार की जो हवा है वो झारखंड तक पहुंचती है, क्योंकि ये अविभाजित बिहार है जिसमें झारखंड भी है, और वहां से भी अभी हवा वहां पर बदलती हुई, और जेल में डालना हेमंत सोरेन को बीजेपी के लिए वो शायद भारी पड़े। लेकिन मध्य प्रदेश, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष को बदल दिया, बीच में कमलनाथ के जाने की चर्चा होने लगी, और इधर हैं उधर हैं, अभी भी पता नहीं कमलनाथ कब पलटी मार जाए, नहीं पता। लेकिन इतना है कि अभी वो कह चुके हैं कि हाँ, राहुल गांधी की यात्रा आ रही है 2 तारीख से मध्य प्रदेश में, और उसका हम स्वागत करेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे। चलिए, वहां पर ही पता चल जाएगा कि कमलनाथ कितने साथ में हैं। लेकिन अब जो नई टीम है कांग्रेस पार्टी जो अपनी बना रही है जीतू पटवारी के साथ, जीतू पटवारी जो बना रहे हैं, यहां से कितनी चुनौती कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। यहां सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आमने सामने की लड़ाई है, उस लिहाज से भी कैसे देखा जाए। और यहां पर युवाओं को, क्योंकि आप हैं जिस एरिया में, उस एरिया में तो बीजेपी का बहुत बड़ा कहा जाता है कि वो पूरा का पूरा एरिया जो है बीजेपी प्रभावित एरिया है, बीजेपी डोमिनेट करती है यहां पे। राजीव जी, मैं जहां हूं वो मध्य प्रदेश का बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है, सबसे बड़ा शहर है, और मध्य प्रदेश का राज्य एमपीपीएससी का मुख्यालय भी इंदौर में है। जीतू पटवारी ने युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर जो मुद्दे उठाए हुए पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से उठ रहे हैं। कांग्रेस ने पटवारियों की भर्ती के मुद्दे को भी उठाया और अन्य नियुक्तियों के मुद्दे को भी उठाया। मध्य प्रदेश में पीएससी में जहां पहले 2000, 3000, 4000 नियुक्तियां हर साल होती थी, वहां इस साल केवल 60 नियुक्तियां हो रही है, 60, और उसके लिए 2 लाख से ज्यादा अर्जियां आई है। एमपीपीएससी का यह हाल है कि 2017 में जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं के नतीजे 2022-23 तक नहीं आते। कितने ही लोग, एक ऐसा वर्ग है जिसे नियुक्तियां पत्र देने की घोषणा होती है लेकिन हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं आता और नियुक्तियां रद्द हो जाती है। युवाओं ने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखना तो बंद ही कर दिया होगा। जो थोड़े बहुत लोग हैं, जो कुछ लाख बचे हैं, 8 करोड़ के राज्य में कुछ लाख ही युवा हैं जो सरकारी नौकरी की उम्मीद रखते हैं। उन्हें पता है कि जब तक ये सरकार है कोई सिस्टम यहां बनाना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पक्षपात हो रहा है शिक्षा में, युवाओं के साथ भेदभाव में, कांग्रेस उसे मुद्दा बना रही है। ग्वालियर हो या उज्जैन हो, वहां के विश्वविद्यालयों को सरकार 100-100 करोड़ रुपए का अनुदान देती है, लेकिन इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को केवल 20 करोड़ अनुदान देती है, और ये कहती है कि इस शहर में तो ये तो अपने आप में आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय। जब सरकार मध्य प्रदेश से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए एक साल में वसूल करती है, लेकिन 5 साल में भी 100 करोड़ नहीं देती, तो इसका मतलब यह कि जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए हैं उन्हें ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, उनसे ज्यादा फीस वसूली जा रही है, और अनेक परिवार ऐसे हैं जिनके पास फीस भरने के पैसे नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल शहरी युवाओं की है, क्योंकि रोजगार नहीं है और पढ़ाई की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी महंगी फीस हो गई, और दूसरी एक और दिक्कत यह है कि पढ़ाई विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में होती नहीं है, तो अधिकांश विद्यार्थियों को ट्यूशन क्लास जाना होता है, कोचिंग क्लास जाना होता है, जिसकी फीस मनमाने तरीके से बढ़ती जा रही है।
तो इंदौर वो शहर है, जिस तरह राजस्थान में कोटा है उसी तरह इंदौर में करीब 4 से 5 लाख विद्यार्थी पूरे देश भर के, बिहार के, यूपी के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के यहाँ आके रहते हैं और उनके लिए जीवन दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। नौकरियां नहीं है और विद्यार्थी ये कहते हैं कि हम जब हर महीने अपने घर से आग्रह करते हैं कि हमें पैसे भेजिए क्योंकि हमारे गुजारे के लिए यहाँ पैसे नहीं है, तो जो 4-5 हजार रुपए हमारे घर वाले भेजते हैं उसके लिए हमें ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर रहे हैं, हम फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, हर महीने हमें पैसे मांगने होते हैं। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि देखिए कितने बड़े एक ये वर्ग है जो भोजन भंडारों में लगा है, रैलियों में लगा है, यात्राओं में लगा है, कहीं महाकाल यात्रा, कहीं ओंकारेश्वर की विमलेश्वर यात्रा, इस तरह की यात्रा में लगा। तो युवाओं को भटकाने की पूरी व्यवस्था है। अब जीतू पटवारी और कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि वो नाराज युवाओं को वोटों में कैसे तब्दील करें, इसके बारे में सोचना उन्हें है, क्योंकि ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं है। एक तरफ पूरी सत्ता है, पूरा सरकारी प्रचार तंत्र है, सरकारी साधन सुविधाएं हैं, दबाव है। एक बात राजीव जी आपको अचरज होगा कि इंदौर में पीएससी लोक सेवा आयोग के सामने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने 1 महीने तक सैकड़ों विद्यार्थी धरना देते रहे और किसी अखबार में कोई खबर नहीं छापी। जब वहां गड़बड़ियां हुई आंदोलन के दौरान तब खबर छपी कि अरे तो 1 महीने से आंदोलन कर रहे थे। और आश्चर्य की बात है कि इंदौर के स्थानीय अखबार, स्थानीय मीडिया, किसी ने भी उन आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों की, युवाओं की खबरें तक नहीं दिखाई। तो मीडिया का मकड़जाल इसमें है, सरकारी तंत्र इसमें है और युवाओं को रोना जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजीव जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा मध्य प्रदेश का हाल भी जानना जरूरी था क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उसने अपनी पूरी टीम बदल दी है। मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वहां से लेकर और वो पूरी टीम बदल रहे हैं। तो आगे क्या कुछ हो रहा है, युवाओं का कितना साथ मिल रहा है, ये जानना जरूरी है। लेकिन इधर यूपी के 2 लड़के और ये क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि 2017 की जब बात होती है तो उनके सामने एक जो डिफीट है वो रखा जा रहा है आज की तारीख में कि 2017 ये दोनों मिलकर के तो कुछ कर नहीं पाए, तो 2024 में क्या कर लेंगे। प्रशांत टंडन जी, उत्तर प्रदेश 80 सीटें, 2 लड़के साथ साथ आए हैं, अब भी बहुत कुछ और हो सकता है। टीएमसी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है और उसकी खबर भी आ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 80 सीटों पर मुकाबला इस बार बहुत मजबूत होने वाला है या वैसे ही 2017 वाला हाल होगा? देखिए, मोदी जी की जो कहाँ खामी रह गई वो उस पर हम लोग चर्चा कई बार करते हैं यहाँ पे जी। और बहुत सारे विश्लेषक जो अखबारों में लिखते हैं वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी एनडीए पे निगाह क्यों नहीं जाती है। आज भी मैं एक अंग्रेजी अखबार के एक बड़े जो संपादकीय लेखा के उनका पढ़ रहा था और उनकी निगाह उसी में है कि इंडिया गठबंधन, या तो वो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं या वो टीवी में तो नहीं आएगा, लेकिन तमाम सारे जो सूत्र हैं उनको नहीं देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीटों का अरेंजमेंट हो रहा है, सीटों का तालमेल घोषित हो रहा है, एनडीए में नहीं हो रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ राजीव जी, हिंदी बेल्ट में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तब तो सरकार गई और प्रशांत जी और आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदी बेल्ट में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को, तो मोदी जी की सरकार गई फिर 2024 में। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं राजीव जी, वहां कोई ये हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चल रहा है। कल मैंने कुछ आंकड़े दिए थे, अगले कुछ दिनों में और आंकड़े दूंगा कि पिछले, आप अभी 2017 की बात कर रहे थे, मैं वो 2017 के ही आंकड़े दूंगा या 2019 के आंकड़े दूंगा, लेकिन उसके बाद भी बड़ा नुकसान वहां पे होने जा रहा है और ऑलरेडी बड़ा नुकसान हो चुका था 2019 में। पुलवामा के बावजूद बीजेपी की 13 सीटें कम हुई थी यूपी में, और इस बार भी अगर वो सीटें कम होंगी तो उनकी भरपाई कहां से हो रही है। अभी आप झारखंड की बात कर रहे थे, झारखंड में बड़ा नुकसान होगा बीजेपी को
कर्नाटक में अभी मैं आज ही सुबह लौटा हूँ। जी कर्नाटक में जहां 25-28 में से 25 सीटें आ गई थी, आधी भी आ जाए तो बड़ी बात होगी। येदियुरप्पा जी बहुत परेशान है वहां पे, वो कह रहे हैं अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए, वो भी अपनी लिस्ट लिए घूम रहे हैं। तो बीजेपी का कोई भरपाई कहीं से नहीं हो रही है। और मोदी जी ने 10 साल शासन किया है, सरकार चलाई है, और जिसका भी फायदा किया हो, बीजेपी को वो उत्तर भारत हिंदी बेल्ट से बाहर नहीं ले जा पाए। दूसरी बात की वो मुद्दों की कमी है। देखिए, ये पूजा पाठ और ये सब, अब युवा को रोजगार चाहिए। ये जो नया वोटर है राजीव जी, जो जिसने पिछली सरकारें नहीं देखी है, वो आ गया। अब जी। वो देख रहा है कि उसके पास पढ़ाई की डिग्री है, उसके पास कोर्स है, उसके पास शिक्षा है, लेकिन रोजगार नहीं है। मतलब आप सोचिए कि बीटेक किए हुए लोग पिज्जा बेच रहे हैं, जो गीग वर्कर की तरीके से डिलीवरी जी बॉय बने हुए हैं। मार्केटिंग में नौकरी किए हुए लोग, आईटी में सेक्टर में नौकरी किए हुए लोग, वो चला रहे हैं ओला की और उबर की मोटरसाइकिल या रैपिडो की। मुझे मिलते, मैं बात करता हूँ। जी बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, और बेरोजगारी केवल बेरोजगारी नहीं है, उसकी स्किल के हिसाब से, उसकी शिक्षा के हिसाब से, उसकी शिक्षा को सम्मान करते हुए रोजगार देना। रोजगार तो वो भी है कि कोई बीटेक का किया हुआ, एमबीबीएस किया हुआ आदमी सड़क बनाने का रोजगार मिल जाए उसको, या चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हुए आदमी को दुकान में कोई कैशियर का रोजगार मिल जाए। रोजगार तो वो भी, लेकिन उस सम्मान के साथ रोजगार नहीं है। तो युवा को वो सम्मान के साथ रोजगार चाहिए। तो ये रोजगार का मामला बहुत बड़ा बनेगा। और मैं बार बार राजीव जी कह रहा हूँ कि उसकी जो नुकसान उत्तर भारत में होने जा रहा है हिंदी बेल्ट में, उसकी भरपाई दक्षिण से नहीं हो रही। दक्षिण से भी सीटें कम होंगी जो पिछली बार आ गई थी। दूसरी बात, विपक्ष को क्या करना चाहिए। अभी मैं कर्नाटक से होकर आया हूँ, मैं सरकारी स्कूल के बच्चों से मिला, जो बहुत वो मोरारजी देसाई एजुकेशन स्कीम है उसके तहत के जो स्कूल है, वंचित समाज के बच्चे, वंचित समाज के क्लास 3 के बच्चे जितना इंटेलिजेंट है साइंस के मामले में, संविधान के मामले में, अपने भारत के इतिहास के मामले में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजीव जी कि दिल्ली में महंगे पब्लिक स्कूलों के बच्चे भी इतने अवेयर नहीं हैं। क्लास 3 की बच्ची ने मुझे कन्नड़ में और अंग्रेजी में संविधान का प्रियम्बल और मूल अधिकार बता दिए। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में किसी महंगे पब्लिक स्कूल में क्लास 3 के बच्चे को ये मालूम होगा। जी तो विपक्षी सरकारें जहां पे है, उनको अपनी योजनाओं का प्रचार भी करना चाहिए उत्तर भारत में। कि देखिए, कर्नाटक में हम ये कर रहे हैं, हिमाचल ने पेंशन स्कीम दे दी है, बीजेपी सरकारें जहां जाती है पेंशन स्कीम खत्म करती है। तो ये विपक्ष को भी जिम्मेदारी है कि उनको लाएं, क्योंकि एक बड़ा जो अभियान चल रहा है राजीव जी, वो ये है कि देखिए, मीडिया का एक हिस्सा तो बिका हुआ है उनसे, उनकी बात करता है, लेकिन जी सोशल मीडिया पे जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी डराने, धमकाने, खरीदने, बेकारने, फुसलाने का काम चल रहा है। वहां पे लड़ाई सोशल मीडिया की मोदी जी और बीजेपी आईटी सेल हार चुका है। वहां पे भी बड़ा काम हो रहा है। तो विपक्षी पार्टियों को, जहां उनकी सरकारें हैं, उनको अपनी सरकारों का तुलना करें ना उत्तर प्रदेश की और कर्नाटक की सरकारों की, कर्नाटक की सरकार की, हिमाचल की सरकार की। तो ये काम भी विपक्ष को करना पड़ेगा। और एक आखिरी बात ये है कि देखिए, उत्तर भारत में जो किसान, जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी गारंटी कह रहे थे कि मैं 15 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर किसानों की समस्या हल कर दूंगा, आवारा पशु की, कहाँ है?
और एक आखिरी बात राजीव जी, कि अभी एक वीडियो आया 2 दिन पहले, जी आप देखिए कि समाज में बेचैनी का आलम क्या है। आपका जो प्रोग्राम वो तो लोकप्रिय है ही है, लाखों लोग देखते हैं। उस वीडियो को जिसमें कि बताया गया है कि लोकतंत्र किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, उसको लाखों करोड़ लोग जो एक दिन में 2 दिन में देख चुके हैं। जी तो रोजगार, आर्थिक बदहाली, किसानों की समस्या, रोज सब चीजें एक तरफ है। राजीव जी, भारत की जनता लोकतंत्र से प्यार करती है। इमरजेंसी के समय राजीव जी मुझे याद है, इमरजेंसी में आर्थिक बदहाली नहीं थी, भ्रष्टाचार नहीं था, राशन की दुकानों पे कोई कालाबाजारी नहीं थी, ट्रेनें टाइम से चलती थी, बस टाइम से चलती थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन लोकतंत्र नहीं था और जनता ने उस सरकार को गिरा दिया। तो इस देश की जनता को अंडरएस्टिमेट करना कि वो लोकतंत्र के प्रति सजग नहीं है, वो केवल लाभार्थी योजनाओं में आके वोट दे देती है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। और ऐसा जो लोग लिख रहे हैं वो भारत के चुनावी इतिहास को नकारने का काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े अखबारों में लोग लेख लिख रहे हैं, प्रभावित होकर लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से जो भी जिस भी वजह से लिख रहे हैं। लेकिन असली बात यह है राजीव जी कि भारत की जनता, मुझे बड़ा अटूट विश्वास है कि भारत की जनता तमाम कष्टों के साथ रहकर भी लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी। राजीव जी, जी बिल्कुल, उम्मीद यही करनी चाहिए कि लोकतंत्र खत्म ना हो और भारत की जनता समझदार है और लोकतंत्र को जिंदा रखेगी और आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और अपने हिसाब से अपने मन मुआफिक सरकार चुन के लाएगी। ये बड़ी बात है। लेकिन अभी चुनाव की घोषणा होने में समय है और जैसा कहा जा रहा है 12 या 13 तारीख को चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 12 मार्च या 13 मार्च को चुनाव की घोषणा होगी और उसके बाद फिर चुनावी समर और उसमें कौन कितना डुबकी लगाता है देखा जाएगा। लेकिन अभी तो डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, जो डुबकी लगा के पूजा करते हैं, आसन लगा करके ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना तरीका है और क्या यहाँ से राम और कृष्ण सबको साधते हुए वोट बैंक को साध पाएंगे मोदी, बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपुर।